तो सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के साप्ताहिक वेबिनार में। आज का वेबिनार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। HMPV वायरस, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ में सुन रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं एक इनके साथ ही एक बहुत बड़ा र्यूमर भी साथ चलता है, जो एक चाइनीज विस्पर बनते बनते कहीं ना कहीं वो समाज का नुकसान ही करता है। जो कि अभी देश में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हो रहे हैं, अभी हमारे यहाँ कुंभ भी लग रहा है। तो हम चाहते हैं, हमारा ये प्रयास है कि इस सेशन के जरिए जब आपको इसके बारे में, HMPV वायरस के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिल सके और किसी भी प्रकार के हम र्यूमर को बढ़ाने में सहयोग ना दें। आप जो भी बात करें पूरे तथ्य के साथ, तर्क के साथ बात करें। और आज का सेशन लीड करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के एकेडमिक्स के डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील रैना। सो सुनील भैया, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम एंड द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू दीपांशु। और जैसा आपने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, मेरी नज़र में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट विषय है कि 2019 के बाद, कोविड 19 के आने के बाद, जो हमारा इन्फेक्शंस को लेकर पर्सपेक्टिव था, इन्फेक्शंस के अंडरस्टैंडिंग को लेकर पर्सपेक्टिव लोगों में, कॉमन आदमी में जो था, वो बदलने लगा। पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग इन्फेक्शंस एज इम्पॉर्टेंट। इनिशियली बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती थी, लिमिटेड उसके उसके इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी, लिमिटेड लोग उसकी बात ही करते थे। बट अब ये इन्फेक्शंस का आना, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस उस कोविड के बाद, इनकी इंपॉर्टेंस आम आदमी में बहुत बढ़ गई है और लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो दैट्स प्रोबेबली वेयर इट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट अगर मेरी नजर में देखा जाए, फ्रॉम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग की नजर से देखा जाए, तो मेरी नजर में इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैंडेमिक्स। पैंडेमिक्स कैसे डेवलप होते हैं, ये उसकी हम बाद में बात करेंगे जब हम चर्चा करेंगे इसकी। बट मेरी नजर में रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली बात जो है वो है, पैंडेमिक्स क्या होते हैं, पैंडेमिक्स एपिडेमिक्स के साथ कैसे कंट्रास्ट करते हैं, उनसे डिफरेंट कैसे होते हैं, एंडेमिक्स क्या होते हैं। और ये बहुत रिसेंटली, मुझे लगता है 10-15 दिन से, मैं इस टर्म को बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूँ। हालांकि ये किताबों में नहीं है ये टर्म। और नॉर्मोडेमिक, एक दिन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था, वाज टेकिंग अ क्लास, तब मेरे दिमाग में ये टर्म आई, नॉर्मोडेमिक। और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक। बट इन चीजों की बात करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं ये HMPV क्या है। तो मैं साइंस को दो हिस्सों में बांटता हूँ। जब भी हम मेडिकल साइंस या जनरल साइंस की बात करते हैं तो यूजुअली मैं साइंस को दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक वो साइंस है जिसके पीछे हमारी एविडेंस है, जिसके पीछे हमारी रिपोर्ट्स हैं, छपी हुई चीजें हैं। तो उसको मैं रिसर्च मानता हूँ, रिसर्च का एक फोकस, मेन कंपोनेंट मानता हूँ। और एक वो साइंस है जो जस्टिफाइबल है ऑन द बेसिस ऑफ एनेक्डोट्स। उसके बारे में हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो ले प्रेस की रिपोर्ट्स होंगी। हमारे पास जानकारी है जो हमने एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज हुई है। इसकी हमारे पास जस्टिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। तो साइंस दो हिस्सों से मैं डिवाइड करता हूँ। एक को मैं बोलता हूँ जस्टिफिकेशन के हिसाब से, या जिसको आप लोग हिंदी में, या इंडिक सिविलाइजेशन में जिसको तर्क बोलते हैं, जस्टिफाई हो जाती है। और दूसरा है एविडेंस, जिसके हमने कंसिस्टेंसी देखते हैं, रिपोर्ट्स को देखते हैं। सो अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में आज की डेट में, तो हम मानते हैं कि इसको HMPV को आइडेंटिफाई किया गया 2001 में। मैं स्पेसिफिकली टर्म यूज कर रहा हूं, आइडेंटिफाई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये कभी भी हमारे आसपास नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये इन्फेक्शन कभी था ही नहीं और अचानक से एक दिन ये इन्फेक्शन उठ के आया और ये वायरस उठ के आया और ये बीमारी करने लगा। ऐसा नहीं हुआ होगा, ये वायरस हमारे आसपास रहा होगा। बट इस वायरस की कैपेसिटी टू इन्फेक्ट एंड कॉज डिजीज, मतलब ये लोगों में कोई इन्फेक्ट करे और बीमारी पैदा करे, ये लिमिटेड रही होगी। इतनी प्रोफाउंड, इतनी कॉमन, इतनी जनरलाइज नहीं होगी कि लोग उसको नोटिस करें। सो 2001 में पहली बार इसको लोगों ने नोटिस किया और बोला कि ये बीमारी कराता है और इस टाइप की बीमारी कराता है।
बट अगर हम एनेक्डोट्स, जैसे मैंने कहा, जिसके बारे में हमारी ओपिनियंस है कि इससे मिलते जुलते सिम्टम साइंस होते थे, इसकी मिलती जुलती बीमारी होती थी, तो अर्लीस्ट रिपोर्ट्स उसकी 1950s के आसपास है। सो हम मान के चलते हैं कि 1950s के बाद से ये वायरस हमारे आसपास है, लेकिन इन्फेक्शन कॉज कराता है और इस तरह की बीमारी कॉज कराता है, ये हमने 2001 के बाद की रिपोर्ट्स में देखा। सो जनरली हम कहते हैं ये दो जीनोटाइप्स में डिवाइडेड है, या मतलब दो टाइप के वायरसेस होते हैं, ये ए एंड बी। बट कॉज जो दोनों ए एंड बी दोनों एक ही तरह की बीमारी कराते हैं। एक होता है अपर एंड एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, जैसे टेक्निकल टर्म्स में बोले तो कान के कुछ पार्ट्स को लेकर नाक और गले के इन्फेक्शन को, और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ चेस्ट के मतलब लंग के इन्फेक्शन को लेकर। उसकी हम जरूरत नहीं है हमको डिवीजन करने की। बट एक ही फंडामेंटल डिफरेंस है कि हम मान के चलते हैं कि जब ये इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, मतलब जब ये लंग को इन्वॉल्व करना है, तो यूजुअली सीवियर हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत करता है। बट जब तक ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, जब तक ये नाक और गले के आसपास रहता है, तो उतना सीवियर नहीं होता, उतना सीरियस इलनेस नहीं करता। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जैसे कि जुकाम बहुत कॉमन है, खांसी बहुत कॉमन है, गला खराब लगना, सोर थ्रोट जिसको हम बोलते हैं, कॉमन है। ये अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कराता है। कभी कभी कान में दर्द होने लगता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है। लोअर में ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होता है, उसके हम बाद में भी चर्चा करेंगे। जनरली हम कहते हैं जो बच्चों में इन्फेक्शन होता है, बच्चों में इन्फेक्शन, क्योंकि बच्चों में जो इन्फेक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के, बड़े सारे होते हैं। ये अकेला वायरस नहीं है जो बच्चों के इन्फेक्शन कराता है। बच्चों में बड़े सारे वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्शन कराते हैं, ये उन वायरसेस में एक है। जैसे बच्चों में इन्फ्लुएंजा भी इन्फेक्शन कराता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एक है, वो भी इन्फेक्शन कराता है, एचएमपीवी भी कराता है। तो बच्चों में ये इन्फेक्शन यूजुअली, क्योंकि एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, इसको मैं बोलता हूँ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, आउट compete करने के चक्कर में बच्चों में जब भी होता है तो एक सीरियस इलनेस क्रिएट करता है, क्योंकि इसको उस वायरस को रिप्लेस रिप्लेस करना है जो वायरस जो में कम खतरनाक बीमारी कराता है, कम खतरनाक डिजीज कराता है, उसको रिप्लेस करना है, उससे खतरनाक होना है। तो बच्चों में जब ये बीमारी होती है तो यूजुअली ये थोड़ा सीरियस कराती है। एडल्ट्स अगर हो 65 ईयर्स से ऊपर के हो, उनमें ये सीरियस होती है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में सीरियस होती है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज मतलब जिनको कोई और बीमारी हो गई, डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं, कीमोथेरेपी पे पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है। एडल्ट्स में, हेल्दी एडल्ट्स जो होते हैं यूजुअली, जिनमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ना हो, उनमें ये बीमारी उतना सीरियस इलनेस नहीं करती है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि अगर ये बच्चों में इन्फेक्शन हो जाए तो ये दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार बच्चे को अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको फिर से नहीं होगा। और अगर बच्चे को एक दो बारी तीन बारी भी हो गया तो इसका जरूरी नहीं है कि बड़े होकर उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये इन्फेक्शन इम्यूनिटी नहीं देता है। आज होगा तो फिर बाद में भी हो सकता है और बड़े होकर भी हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी ऑफ इलनेस यूजुअली बच्चों में ज्यादा होगी, बूढ़ों में ज्यादा होगी, उनमें ज्यादा होगी जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन होगा या इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे। ये वैसी ही बातें हैं जैसी आपने कोविड 19 के साथ सुनी होगी, वैसी ही मिलती जुलती बातें। प्रोबेबली ये भी एक रीजन है इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा वरिड होने लगे, इसको लेकर हमारी जो बातें होने लगे कि क्या ये पैंडेमिक कराएगा या नहीं कराएगा। अब जैसे कोविड 19 था, या जैसे बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये यूजुअली फैलते कैसे हैं? ये एक बड़ी कॉमन बात होती है आजकल कि क्या ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं, बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, एरोजोल्स के छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। मैं एक बेसिक सी टर्म हमेशा यूज करता हूँ जब मैं इन्फेक्शंस की बात करता हूँ, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात करता हूँ, कि ये सारे इन्फेक्शंस जो है ये एयरबोर्न इन्फेक्शंस है, मतलब ये हवा से फैलते हैं। अब हवा में वायरस किसी भी क्या बोले उसको, एक हवा के पार्टिकल्स उसको वैसे ही नहीं कैरी कर सकते, उसको एयर पार्टिकल्स वैसे ही नहीं कैरी कर सकते। ये यूजुअली जो वायरस होता है किसी वाटर पार्टिकल के साथ यूजुअली एनवेलप्ड होता है, वो वाटर पार्टिकल उसके आसपास रहता है, बट इसको कैरी एयर ही करता है। वो वाटर पार्टिकल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। आप उसको एरोसोल्स बोल सकते हैं, ड्रॉपलेट्स बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोले। बट एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि ये एयर से एक से दूसरे को फैलेगा और उस एयर में ये वायरस पार्टिकल्स मूव करेंगे। एक अनफॉर्चुनेट
चीज है जिसको लेकर बड़ी बड़ी बहस होती है कि ये कितने बड़े एयर पार्टिकल्स हो सकते हैं और कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये सब संभावनाओं की एक गेम है। मतलब एजप्शन माना होता है कि इतनी दूर तक जाएगा, इतनी दूर तक नहीं जाएगा। पर आप मान के चलिए, अगर एक कमरा बंद है और उस कमरे में आप बैठे हैं और आपके पास कोई खांस रहा है, आपके पास कोई छींक रहा है, तो आपको बड़ा अच्छा चांस है कि ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। सो रिस्क ऑफ पिकिंग अप इन्फेक्शन इन अ रूम wherein somebody is coughing and sneezing with HMPV is very high। ये बहुत कम नहीं है। ये कम हो सकता है अगर उसकी खिड़कियां दरवाजे खुले हों तो हवा उसको कम कर सकती है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई खांस छींक रहा है और उसको एचएमपीवी है, तो ये एचएमपीवी दूसरे को हो सकता है। इसके अलावा हम बोलते हैं क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट सच एज टचिंग और शेकिंग हैंड्स। ये उतना कॉमन नहीं है जितना कफिंग एंड स्नीजिंग से होता है। उसका सिंपल सा रीजन है कि जब कोई इन्फेक्शन हाथ से फैलता है या इन द फॉर्म ऑफ फोमाइट्स फैलता है, जैसे जिन चीजों पे किसी ने हाथ रखा हो, तो यूजुअली क्या होता है, वायरस का एक तो सर्वाइवल कम हो जाता है जब वो एयर और वाटर के ड्रॉपलेट से बाहर निकल कर आता है, उसका सर्वाइवल कम होता है। और दूसरा ये भी होता है कि आदमी के पास द अमाउंट ऑफ वायरस दैट इज प्रेजेंट ऑन 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 द हैंड्स और फोमाइट्स बहुत कम होता है। जितना वायरस लोड फोमाइट्स पे या हाथ या उस पे होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू जितना एक छींक में निकलता है या इतना कफ में निकलता है। बट स्टिल ये कॉज ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है कि आपने किसी के हाथ लगाया जिसको जुकाम हुआ, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन भी है। मतलब किसी चीज पे जहां पे आप किसी की छींक या थूक पड़ी है या खांसी का पड़ा हुआ और उसको हाथ हाथ लगा लिया, या आपके हाथ के वायरस थे, आपने दरवाजे कुंडियां खुला खोल दी, दूसरे उसने उस पर हाथ लगा लिया, उससे इन्फेक्शन होता है, बट बहुत कम है। मेन इन्फेक्शन का जो कॉज है, ये जो सोर्स है, वो है रेस्पिरेटरी सोर्स, और वो एयरबोर्न होता है। चाहे वो खांसी से हो, स्नीजिंग से हो, बात करने से हो, गाना गाने से हो, वो आपके आसपास से ही होगा। इस वायरस का इंक्यूबेशन 3 से 5 दिन का होता है। इसका मतलब है कि अगर आप आज किसी आदमी के साथ बैठे हैं जो खांस रहा था, जो स्नीज कर रहा था, और उसके तीसरे दिन आपको ऐसे ही खांसने छींकने के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मतलब है आपने उसका इन्फेक्शन पिक किया है, आपने उससे बीमारी वो पिक की है। 3 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि इन्फेक्शन एंटर होने से, वायरस एंटर होने से लेकर डिजीज मैनिफेस्ट करना। मतलब आज वायरस गया, उसके बाद सिम्टम्स आने लगेंगे, खांसी आएगी, जुकाम होगा या गला खराब होगा, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं, आज कांटेक्ट में आए, तीसरे दिन आपको ये सिम्टम्स लगने लगे, तो सोचे कि आपको इन्फेक्शन हो गया हो सकता है। ये एपिडेमियोलॉजी है, मेरा अपना फील्ड है, इसलिए इसकी एक स्लाइड डाल दी है मैंने। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी इंफेक्शन की, किसी भी बीमारी की, किसी भी डिजीज की, चाहे वो एक एक से दूसरे को लगती है जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोले, या एक से दूसरे को नहीं जाती है जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन जैसे एचएमपीवी है या कोविड था या ट्यूबरक्लोसिस है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस है। कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, या फॉर एग्जाम्पल इंजरीज हो, एक्सीडेंट्स हो, अगर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि वो टाइम, प्लेस और पर्सन में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम उसके डिटर्मिनेंट्स को देखें, मतलब ये क्यों होता है, तो हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। सो एपिडेमियोलॉजी हमको बताता है कि बीमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। और एपिडेमियोलॉजी हमको बताता है कि इस बीमारी को कॉज कौन कराता है, या इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो जब हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एचएमपीवी अक्रॉस द वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि एक खास कहीं जगह पे है, बट ये फैला हुआ हर जगह एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में देखा नहीं गया, हो सकता है वहां पे भी हो, क्योंकि आजकल वहां पे भी लोग रहने लगे हैं जो डिफरेंट मिशंस में जाते हैं। पिछली बार हम देख रहे थे कि कोविड के इन्फेक्शंस वहां भी पहुंच गए थे, तो हो सकता है वहां भी पहुंच जाए। वी डोंट हैव डेटा ऑन दैट, उसको लेकर डेटा नहीं है, लेकिन आज का डेटा बताता है कि अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी सब जगह है। और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली विंटर्स में होती है, हमारे यहाँ यूजुअली विंटर्स में होती है। बट ये विंटर और स्प्रिंग में यूजुअली होती है, 2 सीजन्स में होती है। उसके सिंपल से रीजन होते हैं कि
विंटर में एक फेनोमेनन होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्शन फेनोमेना। और स्प्रिंग में यूजुअली क्योंकि वाटर पार्टिकल्स होते हैं तो थोड़ा सा जो एयर होता है वो लेडन होता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है, उसकी वजह से इस इन इन टाइम्स पे इन्फेक्शंस फैलते हैं। ये बड़ा कॉमन समझने वाली बात है कि जो ही इंडिया में दिसंबर जनवरी के मंथ्स आते हैं तो हमारे यहाँ वैसे भी ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, उसके वो कॉमन हो जाते हैं। उसका रीजन होता है कि जो जो टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगता है, तो जो जो ठंडा हवा है, जो ठंडी एयर है, वो यूजुअली नीचे नीचे लेवल्स पे सेटल करने लगती है, और जो गर्म एयर है वो ऊपर जाने लगती है। और जो ही वो गर्म एयर अपने साथ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को ऊपर ले जाती है, ये ठंडी एयर उनको अपने पास रख लेती है, ट्रैप कर लेती है, और इन्फेक्शंस को बढ़ा देती है। जबकि गर्मी में ऐसा होता है कि क्योंकि ठंडी एयर होती नहीं है तो वो ऊपर ही मूव करते रहती है। उसको फेनोमेनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्शन बोलते हैं। इसकी वजह से यूजुअली इस ड्यूरेशन में ये इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो जनवरी टू मार्च हमारे यहाँ होते हैं, बट जून टू जुलाई ये सदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट। ये HMPV की जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ये नहीं है, सब जगह है। और इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में जीनोटाइप ए है, ये इंडिया है, और इंडिया में जीनोटाइप ए है। और यहाँ भी ये यूजुअली इसी एरिया में देखा जाया गया है, जो यूजुअली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, वहां पे ज्यादा देखा गया है। इस बार भी हम जब देखते हैं तो इस बार ये नॉर्दर्न पार्ट में उतना नहीं दिखा जितना ये इस तरफ दिखा। गुजरात में दिखा, अभी कुछ कुछ केसेस शाम में दिख रहे हैं हमको। महाराष्ट्र से कुछ केसेस आए थे। सो ये वाला एरिया था जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। इस वाले एरिया में बड़े कम इन्फेक्शन आए हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये अपर वाले रीजन्स में मिलता है और लोअर वाले रीजन्स में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि यहाँ से रिपोर्ट हुआ, यहाँ से हमने ढूंढा और मिल गया। बट मेरी नजर में हम देखें तो कंट्री का कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जहां हमको HMPV नहीं मिलेगा। इट विल बी स्प्रेड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि अगर हम इस इन्फेक्शन को देखें, जैसे मैंने कहा, अगर हम टॉप के दो तीन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इंडिया में देखें, टॉप के दो तीन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंडिया में देखें, बच्चों में यूजुअली देखते हैं, तो HMPV उन दो तीन में ही होगा, HMPV उनसे बाहर नहीं होगा। क्विक क्वेश्चन, हाँ बताइए। जीनोटाइप ए और बी का थोड़ा अगर डिफरेंस समझा दे तो। टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, सिम्टोमेटोलॉजी वजह से भी कोई डिफरेंस नहीं है। ए और बी में जो जो हम सिवेरिटी को लेकर भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही टाइप के। इट इज जस्ट दैट कि इस एरिया में वो फ्लरिश कर गया, उस एरिया में वो फ्लरिश कर गया। मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसको लेकर बहुत डेटा नहीं है कि जीन डाइवर्सिटी की वजह से क्या हमारे पास सिम्टोमेटोलॉजी में फर्क आया है। बहुत डेटा नहीं, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो अभी भी पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं है कि कितनी डाइवर्सिटी है जीन डाइवर्सिटी को लेकर। इट इज जस्ट दैट कि हमारे यहाँ फ्लोरिश कर रहा है और उनके यहाँ वो फ्लोरिश कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसको लेकर। ओके ओके, थैंक यू। हम बात कर रहे थे कि सेकंड मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड कॉज ऑफ पीडियाट्रिक लोअर रेस्पिरेटरी इलनेस आफ्टर RSV, हमने बोला था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इन्फेक्शन कराता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी करता है। लेकिन अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस बोले, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम लोग यूजुअली बच्चों को लेकर परेशान होते हैं, निमोनिया को लेकर, ब्रोंकियोलाइटिस को भी लेकर बड़े परेशान होते हैं। उनमें ये RSV को लेकर, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस को लेकर के बाद दूसरा कॉमनेस्ट वायरस है। So it's the second most commonly identified cause of pediatric lower respiratory tract infections. बट ये बात हमारी भी नहीं है, जैसे दीपांशु ने सवाल पूछा था, ये हमारी बात नहीं है। हमारे यहाँ इसको लेकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई, हमने इसको लेकर बहुत रिसर्च नहीं की हुई है। हमारे यहाँ आप सरप्राइज होंगे कि इंडिया में HMPV को मेडिकल कॉलेजेस में भी टेस्टिंग नहीं करते, अभी भी हम HMPV के लिए टेस्टिंग नहीं करते। इनफैक्ट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ किट्स है इंडिया में HMPV को लेकर अभी भी। सो ये कोई कहे कि हम हमारे यहाँ HMPV हमने इस तरह से ढूंढा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये रफ एस्टिमेट्स में होंगे। लेकिन दुनिया की जो डेटा है, दुनिया का डेटा बोलता है ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के बाद सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अभी अभी जो मैं अभी 2-3 दिन पहले बात करता था, हमारे कॉलेज में बात हो रही थी कि कैन वी पिकअप HMPV, तो हम एक रफ एस्टिमेट लगा रहे थे कि आज की डेट में अगर हमें HMPV के लिए टेस्ट करवाना हो
तो हमारे पास जो टेस्ट की किट्स की कॉस्ट है वो अपवर्ड ऑफ 6,000 आ रही थी। बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है ये HMPV अकेले अगर टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये मल्टीपल टेस्ट का पार्ट बनाया जाए, जैसे डिफरेंट वायरसेस को पिक करने के तरीके होते हैं, मल्टीपल टेस्ट एक साथ हम इंटीग्रेट कर ले, तो उससे उसका कॉस्ट कम पड़ जाएगा। सो ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि हमारे यहाँ बहुत डेटा HMPV को लेकर नहीं है, और ये जो भी डेटा है ये यूजुअली वो डेटा है जो बाहर से आया हमारे पास, और ये कहता है कि ऐसे स्प्रेड आउट है इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे स्प्रेड आउट है HMPV। एक स्टडी आई थी जो उन्होंने कोलेट किया डेटा को अक्रॉस द वर्ल्ड, और उस डेटा के हिसाब से उन्होंने बोला कि अगर आप 5 साल से 10 साल के बच्चे देखते हैं, 5 से 10 साल के बच्चे देखेंगे, तो 90 से 100% ऐसे बच्चे होंगे जिनको HMPV हुआ होगा कभी ना कभी। सो दे टेस्टेड पॉजिटिव फॉर HMPV एट सम पॉइंट इन टाइम। सो 5 से 10 साल के बच्चे को कभी ना कभी HMPV हुआ होगा, ये इन्वेस्टिगेशन मानती है, जो रिपोर्ट आई थी ये वो बताती है। एंड एज ए सेड, ये 5 से 10% ऑफ पीडियाट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन कॉजिंग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कॉमनेस्ट इन्फेक्शन कॉमनेस्ट है आफ्टर RSV, पीडियाट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन का एक कॉमन कॉज भी है। ये इसके कॉमन सिम्टम्स है, जैसे बाकी जुकाम के सिम्टम होते हैं, कोविड के सिम्टम थे मोरलेस मिलते जुलते वही सिम्टम है। रनिंग नोज, या नाक जिसको बंद होना बोलते हैं, नाक बंद हो जाए या बह जाए, खांसी हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आए तो हम लोग सोचते हैं कि ये डिजीज सीरियस हो गई है, सीवियर हो गई है, और हॉस्पिटलाइजेशन का कॉज ये होती है, ये बहुत कॉमन कॉज होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। जब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए और इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बोला होता है। जैसे मैंने बोला 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से सांस फूलने लगती है। सोर थ्रोट, गला बड़ा कॉमनली खराब होता है इसकी वजह से। वीजिंग होती है बच्चों में, अगर आप बच्चों की छाती पे अपना स्टेथो लगाएंगे, आवाज सुनेंगे, बच्चों में सीटी जैसी आवाज आती है, उसको हम वीज बोलते हैं। फीवर होता है इसमें, और रैश होता है। रैश अनकॉमन है, रैश बहुत कॉमन नहीं है इसमें। कॉमनेस्ट जो हम यूजुअली बोलते हैं, रनिंग और स्टफी नोज, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सोर थ्रोट है, वीजिंग है, फीवर है। किसी किसी में रैश होता है, कोई कोई कभी कभी GI सिम्टम्स की भी बात करता है, बोलता है उसको लूज मोशन लग गए, या उसको पेट में एब्डोमिनल पेन लगती है, वो भी सिम्टम होते हैं। ये यूजुअली रेस्पिरेटरी वायरसेस के साथ एसोसिएटेड होता है। बड़े सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं जिनमें इंटेस्टिनल सिम्टम्स भी आने लगते हैं, GI सिम्टम्स भी आने लगते हैं, तो वैसा ही मिलता जुलता वायरस ये भी है, इसलिए कभी कभी इसमें इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस भी दिखने लगती है। लैब टेस्ट की हम बात करते हैं तो वैसे ही सारे लैब टेस्ट हैं जैसे हमने कोविड के लिए देखे थे। RT-PCR इसमें सबसे सेंसिटिव है, सबसे अच्छा है, और स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी भी यही है जो हम करते हैं। जैसा आपने उसमें देखा था, हम दो टाइप से स्वाब लेते हैं, या तो नाक से ले सकते हैं या हम माउथ से ले सकते हैं। ये स्वाब्स लेके हम लोग वैसे ही टेस्ट करते हैं जैसे कोविड के लिए RT-PCR करते थे, लेकिन डिफरेंस ऑफ किट्स होती है, इसलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है अभी भी इंडियन इंडियन सेटिंग्स में। और इंडियन लैब्स इसको भी पोजीशन करती है अराउंड 6 to 8,000, जैसे मैंने कहा था, पर तरीका वही है। इसके अलावा और भी टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एसेज है। इसकी मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जरूरत नहीं है। या वायरल कल्चर है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल साइंस के साथ डील करते हैं, उनके लिए जानने की जरूरत है। ट्रीटमेंट आज की डेट में क्या है? ट्रीटमेंट आज की डेट में बिल्कुल ना है, मतलब हम लोग इसके लिए ट्रीटमेंट यूजुअली जो होती है सपोर्टिव होती है। मतलब हम जैसे बाकी जुकाम जो घरों में होता है उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, उसके लिए बोलते हैं कि आप काढ़ा पियो, कहवा पियो, गर्म पानी पियो, रेस्ट लो, खूब सारा हाइड्रेट हो जाओ, पानी पियो। तो वही इसके लिए भी करते हैं, स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, और वैक्सीन भी नहीं है इसके लिए। लेकिन आप यकीन मानिए कुछ कुछ दिनों में इसके लिए वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि वैक्सीन का मार्केट अपने आप में इतना बड़ा है कि वो किसी भी वायरस को अट्रैक्ट कर लेता है। सो जो भी ट्रीटमेंट का मोडालिटी है वो यूजुअली सपोर्टिव है। लेकिन आजकल की डेट में एक एंटीवायरल है रिबावेरिन, जिसको बोलते हैं रिबावेरिन, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस के लिए यूज होता है। उसको बोलते हैं कि उसका इस मेटान्यूमो वायरस पे अच्छा इफेक्ट होता है, बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। बट ये बहुत लिमिटेड स्टडी है अभी भी,
जो जो रिबाविरिन की है, और ये मोस्टली उन लोगों में की है जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज थे। तो इसलिए हमको नहीं पता है कि हाउ एग्जैक्टली रिबाविरिन विल मैप आउट, कैसे बाकी लोगों में काम करेगा अगर हम इसको जनरल लोगों में ट्रीट करने के लिए यूज करें एचएमपीवी वायरस को। वैक्सीन अंडर ट्रायल, वैक्सीन है कुछ जो ट्रायल में है आज की डेट में। एस्ट्राजेनेका का नाम आपने सुना होगा। एस्ट्राजेनेका ने इंडिया को का जो वैक्सीन था उसको बनाने में मदद की थी। या आपने दूसरा नाम सुना होगा मॉडर्ना का। इन्होंने वैक्सीन बनाने में, एक मॉडर्ना का जो वैक्सीन आया था कोविड को लेकर, उसमें बनाने में मदद की थी। तो आज की डेट में यही दो मेजर प्लेयर्स है, एस्ट्राजेनेका एंड मॉडर्ना, जो आज की डेट में वैक्सीन बनाना की कोशिश कर रहे हैं इसको लेकर, इनफैक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में है। एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन जो IVX-A12 वैक्सीन है, ये फेज 2 ट्रायल में है। और जो इसका mRNA का वैक्सीन है, ये क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 में है अभी, जो इसका मॉडर्ना का है। बट फ्यूचर में आप देखेंगे देयर विल बी ए ह्यूज डिमांड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश भी होगी, उसको प्रमोट भी लोग करेंगे। और मोस्ट लाइकली ये mRNA वैक्सीन की तरह जाएगी, ये जितनी भी वैक्सीन डेवलपमेंट्स होती हैं। सो प्रिवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अगर आप लोगों ने बात भी करनी है किसी से तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है कि अगर आपको ये सिम्टम्स है, अगर आपको खांसी है, जुकाम है, आपकी नाक बह रही है, तो आप अपने मुंह हाथ को ढक ले, जैसे हम बेसिक हाइजीन यूज करते हैं। मास्क पहने, अगर आपको बाहर जाना है तो मास्क बहुत अच्छा तरीका है। इस इन्फेक्शन को दूसरे को फैलाने के को बचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम मास्क यूज करें। और अगर हम, वो आदमी जो हमारे आसपास है वो सिक है, तो उससे दूर रहे। अगर खुद सिक है, अगर खुद आपको बीमारी है, तो आप घर में रहे, बाहर ना जाए, प्रेफरेबली घर के अंदर रहे। वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको जाना है, मजबूरी है आपके लिए, तो बेटर है कि आप मास्क पहन के लाए जाए, अच्छा हाई क्वालिटी मास्क पहन के जाए, तभी बाहर जाए। अदरवाइज घर के अंदर ही रहे। थैंक यू। मेरी नजर में मुझे लगता है इससे ज्यादा HMPV पे बात करने का मेरी नजर में ज्यादा वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं, बट मैं हमारे लिए जो जानने है, सॉरी सॉरी, प्लीज गो अहेड। नहीं, बहुत तो वैल्यू, मैं मेरी बोल नजर रहा में था कि ये तो बहुत वैल्यू है, आपने बहुत अच्छे से बताया। मेरी नजर में जो जो इसके लिए इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि क्या ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, एक, क्या ये इन्फेक्शन पैंडेमिक करा सकता है, दूसरा, और तीसरा, क्या हमको हर एक वायरस को लेकर इतना वरिड होना शुरू होना चाहिए, मतलब अब जैसे हम इसको लेकर पैनिक कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोलता हूँ, जो मैं पिछले कुछ दिनों से बात भी कर रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ, कि अगर हम काउंट करें तो हमारे आसपास बिलियंस ऑफ वायरसेस है, इतने ज्यादा वायरसेस है कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। मैं स्टूडेंट से जब बात करता हूँ तो उनको मैं बोलता हूँ कि अगर आप घूमने जाते हैं, ये दिस इज द प्लेस आई वर्क इन, ये वो जगह है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। इस जगह से अगर हम रफली 6 घंटे की जर्नी पे जाए तो एक बड़ा सा ग्लेशियर दिखता है। मैं उनको बोलता हूँ अगर आप उस ग्लेशियर के नीचे जाएंगे तो उसके आसपास हजारों वायरसेस होंगे, अनगिनत वायरसेस होंगे, जो वहीं पड़े हुए हैं, जिनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करते हो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वायरस के साथ जाओगे, उसको छूओगे तो वो वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा। वायरसेस को, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए अपने आप में चेंज होना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है। तो वायरसेस हैव टू डेवलप ए कैपेसिटी टू इन्फेक्ट ह्यूमंस। तो अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ वायरसेस है, उसमें मुश्किल से 1% ऐसे वायरसेस होंगे जो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हैव ए कैपेसिटी टू इन्फेक्ट ह्यूमंस, जिनको पास ऐसी कैपेसिटी हो सकती है कि वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ दीज वायरसेस स्टे अंडर द सी, ये समुद्र के नीचे रहते हैं। जो भी ये इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी जिन वायरसेस में होती है, तो समुद्र के नीचे है। पहली बात तो है कि हर वायरस हमको इन्फेक्ट करेगा, ये नहीं होगा। दूसरी बात, क्या हर वायरस पैंडेमिक प्रोड्यूस करेगा, ये भी नहीं सच है। ये जरूरी नहीं है कि हर वायरस पैंडेमिक प्रोड्यूस करेगा। मेरी नजर में पैंडेमिक्स प्रोड्यूस तभी होंगे, पैंडेमिक्स किसी वायरस की वजह से तभी होंगे जब हमारी उस वायरस को लेकर जानकारी नहीं होगी, हमको उस वायरस के बारे में पता नहीं होगा। और जिसको हम बोलते हैं इट इट विल कैच अस अनअवेयर, हमको पता ही नहीं होगा, और यह वायरस हमारे आसपास आ जाएगा, और इसमें कैपेसिटी होगी इन्फेक्ट करने की।
तब ये पैंडेमिक कर जाएगा, क्योंकि बाय द टाइम सिम्टम्स दिखने लगेंगे, बाय द टाइम लोग इन्फेक्ट होके हमारे पास आने लगेंगे, बाय दैट टाइम थाउजेंड्स ऑफ पीपल मे हैव बीन इन्फेक्टेड, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे। तो जैसे लोग कहते हैं कि जो हमारे पास कोविड 19 का पैंडेमिक आया 2019 के एंड में आया, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से एक दिन एक इन्फेक्ट आदमी इन्फेक्ट हुआ और उसने पूरी दुनिया को इन्फेक्ट किया, ऐसा नहीं होता है। हुआ होगा कि उस समय बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड रहे होंगे, बट एक पेशेंट जो हमारे पास आया, हमारी नजर में आया, उससे हमको लगा कि ये बीमारी फैल रही है। सो मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन हम पहला वो केस आइडेंटिफाई करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसके बारे में हमारी जानकारी नहीं हुई थी, बट उसकी वजह से ऑलरेडी इन्फेक्शन फैल गया होगा, वो हमको हमारे आसपास में एक पैंडेमिक लगा प्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जानने का है जो वायरस को लेकर है, कि वायरस कब खतरनाक होता है, अगर ये वायरस या तो बहुत ज्यादा फॉर्म में डिजीज करे, मतलब इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग एक टाइम पे सिक होते होंगे, जैसे एचएमपीवी से नहीं हो रहा है ऐसा कि बहुत सारे लोग एक टाइम पे सिक हो रहे हैं, या इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, मतलब बहुत सारे लोग, जैसे हमने बोला 5 से 10% लोग हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज हो जाए, मतलब ये आंकड़ा 20-25 के आसपास परसेंट के आसपास आने लगा, तब हमको डरना होता है। या इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही है, किसी भी वायरस की वजह से डेथ्स हो रही है, सो तब हमको इसको लेकर डरना चाहिए। सो न तो ये डेथ्स करा रहा है अभी, न आज की वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस करा रहा है बहुत ज्यादा, नहीं ये उतना नंबर में स्प्रेड कर गया है कि लोगों में ये एक मास लेवल पे इन्फेक्शन कराए, वैसा अभी ऐसा नहीं है। तो उस नजर से एचएमपीवी खतरनाक नहीं है, एचएमपीवी पैंडेमिक इंड्यूसिंग नहीं है, पैंडेमिक का सूचक नहीं है, उसको उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन ये साथ साथ एक और चीज हमको बताता है कि हमेशा अपने आसपास बीमारी को लेकर केयरफुल होना पड़ेगा। ये मेरा जो इसमें टेक अवे पॉइंट्स थे जो मैंने बात करनी है। ओपन टू क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। थैंक यू भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल के बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आई एम श्योर लोगों के प्रश्न होंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और फ्लोर ओपन कर रहा हूँ। तो जिन्हें भी प्रश्न पूछना है वो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट, अच्छा माइक सबके इनेबल्ड हैं, तो जो भी प्रश्न पूछना चाहे हैंड रेस कर सकते हैं या अनम्यूट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे मैं रिकॉर्डिंग अब यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। धन्यवाद।